ये खाड़ी युद्ध पर चर्चा और उसके गंभीर परिणामों की बात करें। अब तो ऐसा लग रहा है कि खाड़ी युद्ध बहुत लंबा चलेगा और अब यहाँ पर परमाणु बमों की वर्षा होगी, इसमें कोई शंका नहीं। ईरान भी परमाणु बम फोड़ेगा, अमेरिका भी एटम बम और डर्टी बम का उपयोग करके ईरान को परास्त करने की पहल करेगा। मगर ईरान भी कमजोर नहीं, वो तो अमेरिका को और इजराइल को तहस नहस करने का संकल्प कर चुका है। मामला बड़ा विचित्र होता जा रहा। और अब हम बात करते हैं, जब तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा, हो ही चुका है और महाविनाश के दर्शन हो रहे हैं, भारी नरसंहार हो रहा है, तो इसके क्या क्या गंभीर परिणाम आएंगे। और क्या सबसे ज़्यादा गंभीर परिणाम तो अमेरिका और इजराइल को तो भुगतना ही है। मिडिल ईस्ट के जो मुस्लिम राष्ट्र है उनको भी भुगतना पड़ रहा है और भारत को भी भुगतना पड़ रहा है। सब जगह त्राही त्राही मची हुई है। अब आइए हम यहाँ कुछ बात करते हैं हमारे विशेष उसकी कि भारत पर क्या असर पड़ेगा। मामला बड़ा विचित्र हो गया। सबसे पहले बात करते हैं हम भारत के रुपए की। रुपए का अवमूल्यन चरम पर हो गया, यानी अब तो मेरा ख्याल है कि 98 हो गया, यानी रुपए की कीमत 1 पैसा या 2 पैसा हो गई। इसका अर्थव्यवस्था पर बड़ा खराब प्रभाव पड़ेगा। अब जो भी हो भुगतना हमें ही है। मामला हर चीज में उछाल आ रहा है, कीमतों में उछाल आ रहा है। आप देख लीजिए सोना और चांदी के नाम पर किस प्रकार के खेल हो रहे हैं। तेल के नाम पर तो बड़ा खेला होना ही है, उसको भी कोई नहीं रोक सकता। और जो भारत जो निर्यात करके जो कुछ भी अर्निंग करता था ना, वो भी रुक गई। तो आखिरकार ये तबाही हो रही है। और हमारे मोदी जी जो खाड़ी युद्ध से लाभ गिना रहे हैं कि अरे ये खाड़ी युद्ध से भारत को 11 लाभ होने वाले हैं। अरे कौन से लाभ होने वाले हैं भैया, ये तो आप बता दो। आपकी कौन सी अर्थव्यवस्था है जो युद्ध के आधार पर लाभ कमाने वाली बात कर रहे हो? ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेट जाओ तो साष्टांग दंडवत कर लो ट्रम्प के सामने, नेतन्याहू के सामने कि अरे वाह, आप तो हमारे भगवान हो गए हो। आपके युद्ध की वजह से हम भारत को 11 लाभ मिल रहे हैं। ये कितना घटिया सोच है, क्या कुछ किया जा रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी हमारे ईरान में अयातुल्ला खमेनी को अंतिम विदाई देने का वो था, शोक सभा आयोजित होने वाली थी। उसमें लगभग 1 करोड़ से अधिक लोग उपस्थित होते, किंतु एक अनहोनी हो जाए, कोई भी किसी भी प्रकार का हमला हो जाए तो निर्दोष लोगों के मारे जाने की पूरी संभावना रहती ही है। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए अयातुल्ला खमेनी का जो शोक सभा थी उसको स्थगित कर दी गई। अब असेंबली बदला गया और किसी भी तरीके से छोटे स्वरूप में उन्हें खाके सुपर मस्जिद में किया जाएगा। चलिए ठीक है, जो होना है वो तो हो ही गया, अब इसके लिए क्या करें। अब सवाल ही आता है यहाँ पर कि रूस और चीन भी कूद पड़े, उत्तरी कोरिया भी मैदान में है और पुतिन का जो लक्ष्य है वो सबको पता है कि वो परमाणु उस पर संयंत्रों पर अपना अधिकार चाहता है। चीन ने अपने सारे गोला बारूद शस्त्र सब ईरान को भेज दिए। उत्तरी कोरिया भी यही कर रहा है। तो यानी ये जो खाड़ी युद्ध है ना, बहुत लंबा चलने की संभावना है और महाविनाश होगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं। अब यहाँ पर ईरान की बात की जाए तो ईरान तो युद्ध जीत रहा है और वो जीत गया, क्योंकि ईरान ने जो हमले किए ना
उनको रोक पाने में इजराइल और अमेरिका असमर्थ है। उनके सारे सुरक्षा कवच ध्वस्त हो गए। अब तो जनजीवन भी बड़ा मुश्किल हो गया। अब यहाँ पर एटम बम और डर्टी बम का उपयोग होना है, वो युद्ध शुरू होना है। ईरान के पास में जैसी सूचना मिली है कि 10 परमाणु बम है। अब वो उनका उपयोग कहाँ करेगा, कैसे करेगा, कुछ कह नहीं सकते। अमेरिका के पास में 5000 से ज़्यादा परमाणु बम है। रूस के पास में भी परमाणु बम है। चीन के पास में भी परमाणु बम है। सबके पास में है। भारत के पास में 180 परमाणु बम है। पाकिस्तान के पास में 170 परमाणु बम है। ये सब जितने डर्टी बम है ना, इनका उपयोग अब कहाँ कैसे होगा अभी कहना बहुत कठिन है। मगर अमेरिका और इजराइल तो परमाणु बमों का और डर्टी बम का उपयोग करेंगे, क्योंकि उनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। उनको अपनी प्रतिष्ठा बचाना है, अपने शस्त्रों की रक्षा करना है। मामला बड़ा विचित्र हो गया। मगर अब ईरान ने जो एक संकल्प ले रखा है कि हम नेतन्याहू और ट्रंप की कब्र बना के रहेंगे, उसको भी कोई टाल नहीं सकता। चाहे जितनी खुफिया एजेंसी कर ले, चाहे जितना जोर लगा ले, वो तो गंभीर परिणाम आएगा ही। अब जो ईरान ने सोचा था कि अरे 3 दिन में युद्ध समाप्त तो नहीं होगा, और उसने लंबी लड़ाई की। ईरान के पास में आज भी लाखों की संख्या में मिसाइल है, और बैलिस्टिक मिसाइल का भी ढेर है। वो कभी परास्त नहीं होगा। जैसे झूठा प्रचार किया जा रहा है कि ईरान के मिसाइल क्षमता 75% कम हो गई है, और ड्रोन क्षमता 83% कम हो गई। ये सब झूठ है। ईरान मिसाइल में, ड्रोन में अभी भी बहुत ताकतवर है। अब जो कि ये युद्ध तो 2 तरीके से लड़ा जा रहा। एक तो फिजिकल भौतिक रूप से लड़ा जा रहा है, दूसरा झूठ परोसने के लिए, गलत सूचनाएं देने के लिए लड़ा जा रहा। अब क्या करे जाए, सारी स्थिति खराब हो गई। पर एक बड़े बहुत विचित्र बात बताता हूँ कि चाहे विश्व युद्ध हो, चाहे जितने परमाणु बम से हमले हों, एक राष्ट्र ऐसा है जो सुरक्षित रहेगा, और वो है स्विट्जरलैंड, जिसकी आबादी मात्र 88 लाख है। और 88 लाख की सुरक्षा के लिए वहाँ की सरकार ने 3,23,000 शेल्टर होम बना रखे हैं, सुरक्षा कवच बना रखे हैं। सरकार ने कहा कि आप पूर्ण रूप से सुरक्षित है, आप किसी से घबराए नहीं। मगर स्विट्जरलैंड का एक अपना विशेष चरित्र था, तटस्थता का। वो न तो किसी पर हमला करता, न कोई उस पर हमला करने का प्रयास करता। और दूसरी बात, स्विट्जरलैंड ने एक बहुत बड़ी आर्थिक सुरक्षा कवच खड़ा कर रखा है कि विश्व भर के जितने भी भ्रष्ट हैं ना, उनका सारा काला धन स्विट्जरलैंड में जमा कर। उन्हें हर एक को पता, हर राष्ट्र को पता है कि यदि स्विट्जरलैंड पर हमला किया ना, तो उनका काला धन डूब जाएगा। तो इसलिए स्विट्जरलैंड पे कोई हमला करता नहीं है। और फिर स्विट्जरलैंड ने वहाँ के नागरिकों को सैनिक प्रशिक्षण भी दे रखा है। उनको बंदूक भी दे रखी है, ड्रेस भी दे रखी है कि यदि कोई संकट काल आता है तो सेना तो सुरक्षा करेगी ही, परंतु एक आह्वान पर लाखों की संख्या में नागरिक भी सेना के साथ खड़े हो जाएंगे। यह है तटस्थता की नीति। जो भारत की नीति थी तटस्थता की, कि हम किसी के पक्ष में और या विपक्ष में नहीं है, हम तो शांति चाहते हैं, विकास चाहते हैं। किंतु हमारी इस मोदी सरकार ने तो अब ट्रंप और नेतन्याहू की गुलामी स्वीकार कर ली, उनके साथी षड्यंत्रों में शरीक हो गए। ये भी एक बड़े दुख की बात है। अब जो भी हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, देख लीजिए। आज 7वां दिन है। देखते हैं यहाँ पर कहाँ कहाँ परमाणु बम से हमले होते हैं, डर्टी बम से हमले होते हैं। अब डर्टी बम और परमाणु बम से हमलों की शुरुआत होगी। आज से हो सकती है और होगी, कोई इसमें रोक नहीं। अब अमेरिका के 7वें बेड़े पर भी मिसाइल से हमला कर ही दिया ईरान ने। मामला तो बड़ा विचित्र हो गया सब। हिंद महासागर अब युद्ध क्षेत्र बन गया।
और भारत की सरकार की जरा सी गलती से हिंद महासागर खाड़ी युद्ध का एक हिस्सा बन गया। अब क्या किया जाए, यहाँ पर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा था। बोले खाड़ी युद्ध अब लंबा चलेगा, तेल संकट इतना गहराएगा कि हद से ज्यादा हर राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था डगमगाएगी। भारत की तो और स्थिति खराब होती जा रही है। जल डमरू मध्य से भारत के जहाज़ों को, तेल वाहक जहाज़ों को निकलने की परमिशन नहीं है, क्योंकि 50% कच्चा तेल तो अरब राष्ट्रों से ही भारत में आ रहा है। तो अब ये भी बड़ी संकट की हो गई। करीबन लगभग 700 जहाज जो हैं वो लगे हुए हैं, रुके हुए हैं। अब दूसरी तरफ यहाँ पर एक पेट्रोल और डीजल और कच्चा तेल महंगा होने का एक कारण हो गया कि जो बीमा कंपनियों ने जहाज़ों की जो बीमा राशि थी ना, उसमें 3 गुना 4 गुना वृद्धि कर दी। $1,00,000 का जो सुरक्षा बीमा थी ना, वो 6 लाख में हो गई। यानी कच्चा तेल तो महंगा होगा ही, बीमा कंपनी माला माल हो जाएगी। अब क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ भी अभी नहीं कह सकते। मगर विश्व में कोहराम मचा हुआ है, भयंकर निराशा भी है, महाविनाश के भी दर्शन हो रहे हैं। नरसंहार के दौरान मानव अधिकारों की क्रूर हत्या हो रही है। सब कुछ खेला उल्टा पुल्टा हो रहा है। अभी ये यहाँ पर क्या स्थिति बनेगी अभी कहना कठिन है। विश्व युद्ध कब समाप्त होगा कह नहीं सकते। और संयुक्त राष्ट्र संघ की भी अब कोई बात मानने को तैयार नहीं है। हम फिर यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ से अनुरोध करते हैं कि वो एक आपातकाल बैठक तुरंत बुलाए और उसमें सबसे पहली बात हो कि सभी राष्ट्र युद्ध विराम स्वीकारें। कोई एक दूसरे पे हमला नहीं करेगा, सब अपनी अपनी शर्तें बताए, परंतु किसी की शर्त मानने की बजाय संयुक्त राष्ट्र संघ निष्पक्षता के साथ युद्ध विराम की शर्तों को प्रस्तुत करे।